नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसा रहा इस हफ्ते बाजार का हाल। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन की अगर बात की जाए तो आपको बता दें शेयर बाजार जो है वो गिरावट के दौर से उभरता हुआ नजर आया। कारोबार के आखिरी दिन सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 218.14 अंक उछलकर ये 81,224.75 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी 104.20 अंक की बढ़त के साथ 24,854.05 अंक पर पहुंच गया। शेयर बाजार में इस कारोबारी सप्ते की अगर बात की जाए तो लगभग 3 दिन से जो गिरावट जारी थी, लेकिन शुक्रवार को यानी आखिरी दिन की अगर जब हम बात करते हैं तो बाजार जो है वो हरे निशान के साथ बंद हुए। और ऐसे में जब हम बात करते हैं निवेश के लिहाज से कि कौन सा सेक्टर आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है और जो बाजार है वो किस दिशा में अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल और कैसी रहेगी ऐसे में स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना होगा आपके लिए मुनाफे का सौदा, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े मार्केट विशेषज्ञ। और इसके लिए आप अपना जो सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पहले नंबर जो हैं वो नोट कर लीजिए जिन पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 011-233-87031 और दूसरा नंबर है 011-230-97670। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश किए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ नरेंद्र वाधवा जी हैं, स्टॉक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही नरेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, मार्केट विशेषज्ञ हैं। साथ ही आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड से हमारे साथ हैं नरेंद्र सोलंकी जी भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नरेंद्र वाधवा जी आपके पास में आना चाहूँगा। इस हफ्ते जब हम बाजार की बात करते हैं तो एक बड़ा उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिला। फिर चाहे हम कहें कि जो बिकवाली है खासतौर से विदेशी निवेशकों ने वो ज़्यादा की या महंगाई का असर कहे, क्या वजह रही कि शुरुआती दिन जो है उसमें गिरावट रही। हालांकि आखिरी कारोबारी दिन ज़रूर राहत जो है वो मिलती नज़र आई, जो बाजार है कुछ उबरता हुआ नज़र आया। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को। देखिए, अक्टूबर मंथ जो है टिपिकली अगर आप देखें कई सालों से यहाँ पर इंडिया के अंदर प्रेशर रहता है मार्केट्स के अंदर, और इस साल भी वैसा ही हुआ। हमने देखा है कि अभी तक अक्टूबर के अंदर एफआईआई जो है वो मेजर सेलर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए की उनकी बिकवाली रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एक बहुत प्रेशर है। इजराइल हिजबुल्लाह जो वॉर है वो एक्सेलरेट हो गई है और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है मार्केट में। इसके अलावा कई नए फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूएस के अंदर फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया था। तो हमने टिपिकली देखा है जब भी इंटरेस्ट साइकिल रिवर्स होती है मार्केट्स के अंदर दबाव आता है। और ये लेकिन इंडिया का फिनोमिना है। वर्ल्ड मार्केट जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे है, यूएस जो है अपने जो अपना पीक है वहां पर है, लेकिन इंडिया के अंदर ये रिवर्सल आई है। फ्राइडे को हमने इसकी रिवर्सल देखी है जी और इसकी और भी वजह है, हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, उनको भी हम यहाँ पर उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही नरेंद्र सोलंकी जी आपसे भी समझना चाहूँगा, जैसा कि अभी वाधवा जी ने भी जिक्र किया कि कई ऐसे कारक हैं जिनका असर सीधे तौर पर देखा गया, लेकिन क्या ये जो कारक हैं आगे भी इनका असर हमें देखने को मिलेगा? खासतौर से अमेरिका की अगर बात की जाए, जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव होना है, या चीन ने जो एक तरीके से नए आर्थिक ऐलान की एक स्थिति जो है नज़र आई थी, क्या इन सब का असर भी हमें कुछ नज़र आएगा? जी डेफिनेटली हमने देखा कि पिछले एटलीस्ट एक महीने से तो जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो काफी डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को भी। जी। और जहां तक यूएस की बात है तो डेफिनेटली नवंबर में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि कौन जीत रहा है, तब तक मार्केट थोड़ा सा एंजाइटी में रहेगा। इसके पीछे कारण यह है कि जो दोनों पार्टियों की जो इकोनॉमी को लेके या बाकी के जो जियो पॉलिटिक्स को लेके जो दोनों का पोजिशनिंग है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपोजिट है। तो डेफिनेटली इससे मार्केट को एक डायरेक्शन लेने में दिक्कत हो रही है एटलीस्ट नवंबर तक, तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। और रही बात चाइना की, तो जितना स्टिमुलस उन्होंने अभी तक दिया उसमें भी जिस हिसाब के हमको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिलहाल गुंजाइश ऐसी लग रही है कि थोड़े और स्टिमुलस की जरूरत पड़ सकती है चाइना में। तो वहाँ पे भी अगर ग्रोथ को उनको स्टेबल और थोड़ा इम्प्रूव कराना है तो ये दोनों कंसर्न डेफिनेटली रहेंगी। और डोमेस्टिक मार्केट की जो बात देखें आप, तो आप ये गौर करेंगे कि अक्टूबर महीने में मार्केट थोड़ा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके एंटर किया था, स्पेशली जो डोमेस्टिक मैक्रो को लेके।
जहाँ पे मानसून अच्छा बताया जा रहा था, तो मार्केट को लग रहा था कि काफी जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग रहेगी। लेकिन कुछ मैक्रो डेटा जो हमारे आए हैं, चाहे वो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, इवन जीएसटी कलेक्शन और ऑटो सेल्स का भी डेटा अगर कंजम्पशन का देखें, तो थोड़ा सा मार्केट को वहाँ पे बिलो एक्सपेक्टेशंस लगा है, जिसके कारण डोमेस्टिक को भी लेकर शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा सचेत हुआ है, जिसके कारण हमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में। तो ये कारण शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट ऐसा हुआ। जी, बिल्कुल। और ख़ास तौर से वाधवा जी, अगर देखा जाए इस हफ़्ते माना जा रहा है कि जो ख़ास तौर से ना सिर्फ जो जब अलग-अलग स्टॉक्स की हम बात करते हैं, तो उसमें हमने देखा कि जो अलग-अलग सेगमेंट है, उसमें फिर चाहे मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप सेगमेंट में भी हमने देखा करीब 42 ऐसे 40 से ज़्यादा शेयर थे जिन्होंने बेहतर रिटर्न दिया है। वो उनको किस तरीके से आप देखते हैं? जी, वाधवा जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या जी। रिपीट करेंगे? मैं थोड़ा जी, मिस कर गया था। अगर खास तौर से स्मॉल कैप सेगमेंट की बात की जाए, तो किस तरह का प्रदर्शन इस हफ्ते हमने देखा है? करीब 40 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं जिन्होंने शायद बेहतर रिटर्न दिया है निवेशकों को। नहीं, देखिए, दबाव जो है वो स्मॉल कैप्स के अंदर ज्यादा दिखा है हमारे को, रादर देन लार्ज कैप के। और जो रिजल्ट्स भी, जैसे अभी सोलंकी जी ने बोला है, रिजल्ट्स के अंदर भी हमने देखा है बड़ा मिक्स सा रिजल्ट है। और काफी जगह जो है मिसेस हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी, उसके अंदर मिसेस हैं। और ये मिसेस जो हैं, जो मिस हुए हैं रिजल्ट्स के अंदर, क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, इसके अंदर मिड और स्मॉल कैप ज्यादा है रादर देन मेन कैप के। और बट एक और चीज, एक और डाटा मैं बोलना चाहूंगा इसके अंदर। अभी हमने लास्ट वीक में देखा, हुंडई का इशू आया था, जी। उसके अंदर भी बड़ा सबड्यूड रिटेल पार्टिसिपेशन रहा था। वो पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, सिर्फ क्यूआईबी की वजह से, जिन्होंने 7 टाइम्स करा था, ये सेल थ्रू हुआ था आईपीओ। तो ये सेंटीमेंट्स दिखा रहा है रिटेल पार्टिसिपेंट्स के। ऑल्दो हमारे जो म्यूचुअल फंड के जो फिगर्स आए हैं, जी। वो उसमें अभी ज्यादा दबाव नहीं है। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप में आता है, और वहां पर थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट है कम दिख रहा है हमारे जी, मार्केट। बिल्कुल। और ख़ास तौर से इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं मिड कैप सेगमेंट की, अगर बात की जाए सोलंकी जी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो निवेशक हैं उनकी उम्मीद यही थी कि शायद अब एक तरीके से फेस्टिवल सीज़न है, तो वहाँ भी उनको फ़ायदा जो है मिल सकता है। उनका जो रिटर्न है उसको कैसे देखते हैं? जी, जहाँ तक ओवरऑल बकेट की बात है, तो मिड कैप अपने जो हिस्टोरिकल एवरेजेस है उनसे डेफिनेटली थोड़ा सा वैल्यूएशन टर्म्स में हाई चल रहा है। लेकिन कुछ जस्टिफिकेशन हाई वैल्यूएशंस का ये भी है कि वहाँ पे जो स्टॉक्स जो है वहाँ पे ग्रोथ काफी हाई है, और उनका जो रनवे है ग्रोथ का वो भी काफी बड़ा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मेरा मानना ये है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, बजाय आप ओवरऑल एज ए बकेट केस मिड कैप्स को लेके चलेंगे। तो वहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक आपको लेके और हर स्टॉक को इंडिविजुअली आपको एनालाइज करके और फिर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज अभी भी मिड कैप में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफी वैल्यू हाई वैल्यूएशन पे, लेकिन काफी स्टॉक्स अभी करेक्शन के बाद वहाँ पे एक वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट लेवल पे आ गया है, तो वहाँ पे आप पोजिशन बना के चल सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो और ऐसे में खास तौर से नरेंद्र वाधवा जी, जब हम बात करते हैं निवेशकों के लिहाज से, क्योंकि इस हफ्ते तो हमने देखा किस तरीके से जो बाज़ार की चाल है वो नज़र आई है, लेकिन आने वाला जो अब समय है उसमें निवेशकों के लिहाज से जब हम बात करते हैं, तो कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि उधर जो फोकस है वो नज़र आएगा निवेशकों का? मुझे लगता है कई इमर्जिंग सेक्टर हैं, जैसे बता रहे हैं कि करेक्शन आई है, 5% की करेक्शन हमने देखी है पीक से। और बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। वो एक बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट भी हैं हमारे को लगता है, क्योंकि बेस जो है टेक्निकली अगर बात करें 24,750 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, जहां से हमने वापसी करी है फ्राइडे को। और मेरे को लगता है हम जैसे एक फेस्टिवल सीजन के अंदर हैं, और बॉयंसी है मार्केट के अंदर अदरवाइज भी, और सिप्स के फिगर्स बड़े अच्छे हैं, तो 3-4 सेक्टर्स हैं जहां हमारे को लगता है वापसी बहुत अच्छी दिखी भी है और आगे भी रहेगी। वो है फार्मा, हेल्थ केयर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और डिस्क्रिशनरी एफएमसीजी जो है, वहां पर भी हमारे को लगता है कि एक बड़ा
अप मूव दिखने को मिलेगा हमारे आने वाले वीक के अंदर। जी। देखिए, पीछे जो है रिटेल में जैसे बोला भी गया है कि वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच थे, और जो रिटेल पार्टिसिपेंट जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं वो स्टकअप है। हमने देखा है ओवर ओनिंग हो गई है कई डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में। हम्म। तो वहां पर अभी लगता है मेरे को कि इतना अप मूव नहीं दिखेगा, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, ये हमारे को अच्छे लगते हैं। चलिए बिल्कुल। और यहाँ पर नरेंद्र सोलंकी जी, आपसे भी मैं आके जानूंगा कि कौन सा जो सेक्टर है वहाँ निवेश करना बेहतर रहेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होते हैं। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जिसमें लगातार आपको हम बता रहे हैं कि जो बीता सप्ताह था किस तरीके से कारोबारी रूप से क्या स्थिति इसमें दर्ज की गई। हालांकि आखिरी कारोबारी दिन अगर बात की जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ बंद हुए, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स को जब हम बात कर रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ चर्चा कर रहे थे किस तरीके से जो निवेशक हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ दो खास मेहमान नरेंद्र वाधवा और नरेंद्र सोलंकी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सोलंकी जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, वाधवा जी ने तो बताया कि किस तरह का फोकस जो है वो नज़र आएगा और कहाँ बेहतर रह सकता है, जो रिटर्न की संभावना है वहाँ ज़्यादा है। अगर आपके नज़रिए से भी जानना चाहूँगा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा जो निवेशक हैं उनको मुनाफा वसूली हो सकती है। जी बिल्कुल। जी, अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी वैल्यूएशंस नीचे आ चुके हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव हमें लग रहा है। तो एज ए सेक्टर बैंक्स हमारा प्रिफर्ड है फिलहाल। दूसरा जो सेक्टर है वो ड्यूरेबल्स है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो अभी भी काफ़ी लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई रहने वाली है इस सेक्टर में भी, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज भी है इस सेक्टर में। तो दूसरा जो हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, और जो तीसरा सेक्टर हमारे को अच्छा लगता है वो हेल्थ केयर एंड PSUs। तो जी। इन दोनों में भी आप देख सकते हैं, यूएस में अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअली वहाँ पे भी अब डिमांड सिनेरियो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। प्लस डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइसिंग भी वापस आई है यूएस और इंडिया दोनों में। तो हेल्थ केयर में भी यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। और तीसरा है PSUs, जहाँ पे रिसेंट में जो हमने शार्प करेक्शंस देखी हैं, तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे अभी अट्रैक्टिव हो चुके हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो चार सेक्टर्स है वो हमारे लिए प्रिफर्ड है। बाकी के जो सेक्टर्स हैं उसमें आप स्टॉक स्पेसिफिक जा सकते हैं, जैसे कुछ IT कंपनीज है या फिर कुछ ऑटो सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हमें लगता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल। और खासतौर से नरेंद्र वाधवा जी, हमने देखा था कि अक्टूबर महीने में जिन कंपनियों के जो नतीजे घोषित किए जाते हैं वहाँ पे हमने देखा कि जो प्रॉफिट है वो उतना नज़र नहीं आया, गिरावट जो है उनमें कुछ नज़र आ रही है। क्या इसका भी असर हम मान सकते हैं, जो इस सप्ताह एक बड़ा उतार चढ़ाव हमने देखा है? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो कई सेक्टर्स हैं, कई कंपनीज हैं जिसके अंदर बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और करेक्शन भी हमने देखी है जी। इसके मार्केट्स के अंदर। ये हमारे को लगता है जैसे फेस्टिवल सीजन है, और वहां पर अगर आप ग्राउंड पे जाएं तो वैसी डिमांड नहीं है जैसे हमारे को पहले पिछले सालों में दिखती थी। तो कहीं देयर इज ए डिमांड के अंदर कहीं दबाव है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो वो सारा ये मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। हमारी आगे प्रोजेक्शन ये लग रही है कि जो निफ्टी के EPS है, निफ्टी की EPS है, वहां पर दबाव रहेगा पूरे साल में 24-25 के अंदर, और 3-4-5% हमारे को लगता है
पिछले लेवल से कम ही रहने की उम्मीद है रिजल्ट वाइज। बिल्कुल। और खासतौर से नरेंद्र सोलंकी जी, अगर देखा जाए तो ये भी एक राय निकल कर सामने आई कि जो बाजार का हाई वैल्यूएशन है उसको भी माना जाता है कि उतार चढ़ाव की जो वो भी एक वजह है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का वैल्यूएशन मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोलूँगा। उसके पीछे कारण है कि अगर आप 5 ईयर का एवरेज देखें तो लगभग मोटा-मोटी जो निफ्टी का एवरेज है, जो फिलहाल अगर आप FY 25 की बात करें, तो अभी करेक्शन के बाद अराउंड 20-20.5 टाइम्स पे आ गया। और FY 26 की बात करें, जो मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के बाद मार्केट ऑलरेडी प्राइसिंग करना स्टार्ट कर ही देगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ 19 टाइम्स में ट्रेड करें, जो कि 5 ईयर एवरेज के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बिटवीन 18 to 19। तो निफ्टी फिलहाल फिर भी नीदर टू चीप और नॉर टू हाई वैल्यूएशन पे है। डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप्स में आपको थोड़ा सा एवरेजेस से हाई दिखेगा, तो वहां पे आप कॉशियस होके और स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल निफ्टी में फिलहाल इस तरह का हमें कुछ अलर्ट होने या फिर कुछ इवेजिव मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे वैल्यूएशन कंफर्टेबल जोन में है और आपको आराम से 13 to 15% के काइंड ऑफ CAGR विद इन नेक्स्ट 2 years देखने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और खासतौर से नरेंद्र वाधवा जी, जब हम बात करते हैं कि देश में जो डिजिटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसमें मजबूती आ रही है, लगातार जो विकास कार्य हैं वो हो रहे हैं, इन सबका असर माना जाता है बाज़ार पर भी पड़ता है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है, और क्योंकि त्योहारी सीज़न में तो हम लगातार देखते ही हैं कि जो भोक्ता हैं कैसे मांग में इजाफा होता नज़र आता है, लेकिन क्या माना जाए कि यहाँ उसका असर जो है अभी नहीं है और शायद अगले हफ्ते या उसके बाद कुछ असर नज़र आएगा बाजार पर भी? बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि आने वाले टाइम पर जो अगले हफ्ते हैं, इसमें जो त्योहारों का जो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट है और जो डिमांड वाली बात जो मैंने अभी करी थी, वो दिखेगी इस हफ्ते और उसके आगे। और ये हमारा एक बहुत लंबा पीरियड है जो इसके अंदर हमारी फेस्टिविटी होती है और डिमांड क्रिएट होती है। गणेश चतुर्थी, उसके बाद नवरात्रास और ये दिवाली, जी। तो यहाँ पर काफी डिमांड क्रिएट होती है। जैसे ड्यूरेबल्स वगैरह, वाइट गुड्स है, इसकी काफी डिमांड होती है। आपने कहा डिजिटल का, मेरा आपने पहले ये पूछा था कौन से सेक्टर हैं। जी। एक नया इमर्जिंग सेक्टर जो है, जो डाटा सेंटर का है, ये मैं और बोलना चाहूंगा कि जो आपके दर्शक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उस पर फोकस करें। ये एक बहुत इमर्जिंग सेक्टर है विद इन IT सेक्टर के, जिसके अंदर एक आगे हमारे को बहुत बड़ी ग्रोथ दिखती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जब अलग सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, उभरते हुए की जब बात की जा रही है, तो सोलंकी जी, क्या ऐसे में डिफेंस और जब स्पेस को अगर देखा जाए तो वहाँ भी किस तरह की संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? जी, डेफिनेटली डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जो अगर मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया के पास। और खासकर जो यहाँ पे कंपनीज हैं, उनका जो ओवरऑल जो मार्केट है वो डोमेस्टिक तो काफ़ी बड़ा है ही, और इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट भी काफ़ी बड़ा मार्केट है। इंडिया, अगर आप 5 साल पहले की बात करें तो एक बड़ा प्लेयर नहीं माना जाता था। फिलहाल भी इंडिया बड़ा प्लेयर नहीं है एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में। तो दोनों और देखा जाए तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज के लिए। और वैल्यूएशंस की बात करें तो 1 लाख करोड़ के ऊपर वैल्यूएशन की हार्डली गिनी चुनी कुछ कंपनियां डिफेंस के अंदर है, तो जो कि एक बहुत ही अंडर अंडर पेनिट्रेशन टाइप से बोलेंगे हम। तो डिफेंस में बहुत बड़ी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय ये रहता है कि इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं वो काफी स्लो मूविंग होती है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो अप्रूवल प्रोसेस है, उसके बाद जो प्रोडक्ट के ट्रायल्स हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही पैची होता है और सिक्लिकल होता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे निवेशकों को अपनी जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एक्सपेक्टेशंस है उनको चेक करके रखना पड़ेगा। और रियली में देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म प्ले है। यहाँ पे अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो मिनिमम 3 साल के कम नजरिए का तो आप देखें ही नहीं, क्योंकि ये ओवरऑल सेक्टर थोड़ा स्लो मूविंग और थोड़ा पैची रहता है। इसलिए जी। एटलीस्ट 3 years का मिनिमम आपको यहाँ पे लुक रहना पड़ेगा और डेफिनेटली आप निवेश करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये काफ़ी अहम निवेशकों के लिहाज से भी कि आखिर कितना समय जो है उनको यहाँ पर देना चाहिए और किस तरीके से धैर्य का फल मीठा क्यों कहा जाता है निवेश के लिहाज से, और बेहतर तरीके से निवेशक जानते हैं, समझते हैं। लेकिन इससे जुड़े कुछ और सवाल आप दोनों से मैं यहाँ आगे भी जानूंगा जो हमारे दर्शकों के हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि इस हफ्ते जो बाजार है कैसे उतार चढ़ाव के साथ आखिरी कारोबारी दिन वो हरे निशान के साथ बंद हुआ, यानी उभरता हुआ नजर आया। और ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स हैं और उस पूरे ये जो सेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं बाजार के एक सेंटिमेंट को निर्धारित करते हैं। और ऐसे में किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं बेहतर तरीके से, कैसे बेहतर रिटर्न मिलेगा, ये जानेंगे। लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो बने हुए हैं, नरेंद्र वाधवा जी और नरेंद्र सोलंकी जी। यहाँ खासतौर से वाधवा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा जो नए निवेशक हैं, क्योंकि माना जाता है कि त्योहारी सीज़न में जो मुनाफा वसूली है वो अच्छी होती है लगातार, और मार्केट भी हम देख पा रहे हैं इस हफ्ते की अगर छोड़ दिया जाए तो इससे पहले लगातार ऑल टाइम हाई पे भी हमने देखा था सेंसेक्स को। ऐसे में जो नए निवेशक हैं उनको किस तरीके से निवेश में आगे आना चाहिए? देखिए, नए निवेशक को तो हम हमेशा बोलते हैं कि वो सिप की फॉर्म में इस मार्केट को एक्सप्लोर करें और इसमें इन्वेस्ट करें। बट जो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे है। अभी करेक्शन हुई है, कई उसके अंदर वैल्यूएशन जो है जो पहले ओवर स्ट्रेच थी और ज्यादा थी वो करेक्ट हुई हैं, तो उसके अंदर दोबारा एंटर किया जा सकता है। इंडिया का जो ग्रोथ है, अगला मैं ये बोलूंगा अमृत युग है, अमृत काल है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है, और उसकी प्रॉक्सी यही है कि मार्केट में वो पार्टिसिपेट करें, इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, कैपिटल मार्केट के थ्रू डायरेक्टली और सिप के थ्रू। जी बिल्कुल, उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ आखिर में नरेंद्र सोलंकी जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि निवेशकों के लिए बेहद ज़रूरी कि किस तरीके से किन बातों का ध्यान रख के निवेश करना चाहिए, लेकिन अब जो आने वाला सप्ताह है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, नए निवेशकों के लिए पहली बात तो जितने भी निवेशक होते हैं उनका जो होराइजन होता है वो 25 ईयर प्लस का होता है। तो डेफिनेटली आप मार्केट में करेक्शन आ जाएगा वो सोच के अपने निवेशकों को टाइम बिल्कुल मत करिए। आप एक डिसिप्लिन के साथ निवेश करिए। और अगर आप पिछला डेटा भी देखेंगे तो अप टू 15% का जो करेक्शन निफ्टी में हमको जब भी देखने को मिला है, तो वो जो करेक्शन है वो मार्केट विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स रिकूप कर लेता है। और ये जो डेटा है वो एटलीस्ट 15 से 20 साल का डेटा है। अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली करेक्शन मार्केट का एक पार्ट एंड पार्सल होता है, लेकिन उससे डर के आप कभी भी अपने डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं होने दीजिए। और डिसीजन में डिसिप्लिन आप रखिए। और एवरी मंथ सबसे बेस्ट है आप अगर स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें, जैसे SIP रूट है वो एक बेहतर रूट है, वहां पे जा सकते हैं। और रही बात नेक्स्ट वीक की, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में हमको थोड़ा सा जो भी नेगेटिव सरप्राइजेस थे मार्केट में आ चुके हैं, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ मार्केट दिखा है। इवन रिजल्ट के पर्सपेक्टिव से भी जो भी रिजल्ट्स लाइंड अप है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई नेक्स्ट वीक कोई सरप्राइजेस आने वाले हैं। और ऑलमोस्ट इनलाइन रिजल्ट्स भी इनलाइन ही रहने वाले हैं मार्केट के अंदर। चलिए बिल्कुल, और कहा भी यही जाता है अंत भला तो सब भला। और आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा किस तरीके से जो बाजार है वो तेज़ी के साथ बंद हुए, और उम्मीद यही कि जो आने वाला सप्ताह इसमें जो तेज़ी है बरकरार रहेगी और निवेशकों को और ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना अपने बाजार इस हफ्ते में किस तरीके से लगातार जो बाजार है वो आगे बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें जो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को निर्धारित कर रहे हैं, और जो इस हफ्ते हमने देखा कैसे जो बाजार में थोड़ा सा बदलाव नज़र आया, कई उसके कारक रहे, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाला सप्ताह जो है इसमें और बेहतर स्थिति बाजार की नज़र आएगी, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आज के लिए बाजार इस हफ्ते में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।